जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नील और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इंटरव्यू। तो गाइस, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं 12th क्लास जो है उसका एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स की। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर था वैद्युत आवेश और क्षेत्र को हम लोग मतलब पूरा कर रहे थे। तो उसमें पार्ट 3 तक मतलब पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड लेके मैं आ चुका हूं। और इस वीडियो का जो मतलब इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो इस वीडियो में मैं पूरा करने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखें और जो बाकी के 3 वीडियो हैं उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो गाइज़, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और बताएं इस चैनल को सब्सक्राइब करने को। तो चलिए गाइज़, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर लास्ट में वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए गाइस, देखते हैं वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर वल आघूर्ण। तो हम इसमें जानेंगे वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें द्विध्रुव पर वल आघूर्ण के बारे में। तो हम क्या करेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -q और +q आवेशों से बना है और जिनके बीच की दूरी जो है गाइस वो है गाइस 2a। ये जो d दिख रही है ये d नहीं है गाइस, ये क्या है 2a है। और जो वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र दोनों बातें एक ही हैं। इनसे कितने कोण बनाते हुए रखा है, तो ये कोण जो बना रहा है वैद्युत क्षेत्र से वो थीटा कोण बना रहा है। अगर कोई भी जो आवेश है वो वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो जो E बराबर आपने फार्मूला पढ़ा था, E बराबर क्या बताया था मैंने, F अपॉन क्यू या F अपॉन क्यू 0 लिखाया था वहाँ पे। तो यहाँ से अगर इसके बटे 1 कर देंगे तो F का मान निकालेंगे तो जो F बराबर आएगा वो क्या आएगा, E इंटू क्यू या Q इंटू E। तो यहीं से मान निकला है गाइस F का। तो विद्युत द्विध्रुव के +q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगता है जिसका मान F बराबर QE होगा, तथा वैद्युत द्विध्रुव के -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत एक बल लगता है जिसका मान क्या होगा गाइस, सिर्फ माइनस का चिन्ह इंक्लूड हो जाएगा तो F बराबर -QE। अतः वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी या कुल बल जो होगा इन दोनों बलों के योग के बराबर होगा, यानी कि F टोटल जो होगा QE प्लस माइनस का QE। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। अतः एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल 0 होगा, अतः द्विध्रुव गति नहीं करेगा। मतलब अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें जो बल होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। अगर जो बल लग रहा है वो संरेखीय नहीं है, मतलब समान दिशाओं में नहीं लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक बलयुग्म का निर्माण करता है और जो बलयुग्म बनता है जो बल है, दोनों बल वो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का क्या करती है, प्रयास करती हैं। तो ये जो भाषा है वही लिखी हुई है। तब बलाघूर्ण क्या होता है, बलाघूर्ण टाउ बराबर हमने पढ़ा था किसी एक आवेश पर लगने वाला बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी। तो जो बल आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर F इंटू जो दूरी हो जाएगी उसको क्या लिखा था हमने, VC से। यहाँ पे दूरी को क्या लिखा गया है गाइस, BC। फिगर में देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लंबवत दूरी बोला गया है तो जो लंबवत दूरी होगी दोनों आवेशों की वो कितनी होगी गाइस, B से C तक की। ये जो दूरी होगी वो दूरी होगी गाइस लंबवत दूरी, इसीलिए यहाँ पे इसको क्या लिखा गया, VC लिखा गया है। तो बल का जो मान हमने निकाला था वो क्या था गाइस, वो था गाइस अभी ऊपर लिखा था Q इंटू E, और जो VC है उसका मान हम फिगर से निकाल लेंगे। तो जो चित्र है उसमें देखिएगा, अगर बात करें इसमें तो ये समकोण त्रिभुज जो है वो बन रहा है। अगर समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हम लेंगे, हमें मान निकालना है BC का। तो BC जो है वो ये जो भुजा है कौन सी है, ये लंब हो जाएगी और ये जो हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। ठीक है, लंब और कर्ण में संबंध किस में होता है, तो लंब और कर्ण में जो संबंध होता है वो साइन थीटा में होता है। आपने पढ़ा होगा लाल बट्टे का। तो L अपॉन के क्या होगा, साइन थीटा हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, BC अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, AB, BC अपॉन AB। और जो AB का मान है वो गाइज है 2A। तो देखते हैं गाइज आगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब यानी कि BC बट्टे कर्ण क्या था, AB।
BC बटे AB। BC का मान क्या है यहाँ पे, इसके मान अगर निकालेंगे तो इसका गुणा 1 में हो जाएगा, AB sin थीटा हो जाएगा। AB का मान जो मैंने अभी बताया आपको क्या था, 2A। तो यहाँ पे जो BC का मान निकला है 2A sin थीटा। अब जो VC का मान यहाँ पे निकला है इसमें रख देंगे तो वलाघुड़ का मान क्या हो जाएगा, QE 2A sin थीटा। अगर बात की जाए Q इंटू 2A की तो हम पढ़ चुके हैं, Q इंटू 2A जो होता है वो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वहां से हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2A। क्या हो जाएगा गाइस, P बराबर Q इंटू 2A। तो यहाँ पे बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो गया, E इंटू P साइन थीटा। EP साइन थीटा, या फिर इसको बोल सकते हैं PE साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा। इसके बाद अगर सदिश रूप में इसको लिखा जाए तो टाउ बराबर वेक्टर V क्रॉस E। ठीक है, इसके बाद अतः जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें द्विध्रुव पर बल आघूर्ण जो होता है वो होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा, या टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो नेक्स्ट जो देखते हैं वो है गाइस गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय के बारे में जानते हैं। तो गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, तो हमने पहले पढ़ा था कि कूलाम का नियम जो स्थिर वैद्युत बल पर आधारित था। किस पे था, स्थिर वैद्युत बल पर आधारित था। गॉस का नियम भी स्थिर वैद्युत बल के संदर्भ में कूलाम के नियम का ही दूसरा रूप है। अगर बात की जाए, गॉस का नियम किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश में एक संबंध स्थापित करता है। अगर बात की जाए जो गॉस का नियम है वो किन दोनों में संबंध है, तो विद्युत फ्लक्स और जो पृष्ठ है उसमें कुल आवेश के बीच में संबंध है। और इसे गॉस का नियम तथा इस बंद पृष्ठ को गॉसी पृष्ठ कहते हैं। मतलब जो पृष्ठ होता है उसको क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ या गॉसी पृष्ठ कहते हैं। तो गॉस के नियम का उपयोग कर आवेशित वस्तुओं के वैद्युत क्षेत्र की गणना आसानी से की जा सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गॉस के नियम जो है किस चीज में उपयोग किया जाता है, तो आवेशित वस्तुओं के वैद्युत क्षेत्र की गणना के लिए। अगर बात की जाए गॉस के नियम की, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में या किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक या स्वेच्छाग्रहित बंद पृष्ठ से अविलंबवत बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 के गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से, अपनी भाषा में, आसान भाषा में, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये क्या है गाइस, गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय इसको बोला जाता है। अर्थात फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0। अगर परावैद्युतांक माध्यम में बोला जाएगा तो फाई बराबर Q/ε0 के इन्वॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है गाइस कूलाम के नियम से गॉस की प्रमेय का सत्यापन। तो इसके लिए आप एक फिगर बना लीजिए। यहाँ पे एक बिंदु O मान लीजिए और इससे R दूरी पर कोई भी बिंदु मान लीजिए, P मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे किसी तरह का इस तरह से कोई भी फिगर बना सकते हैं। यहाँ पे एक अल्पांश मान लीजिए, ठीक है, इसका एक भाग मान लीजिए, उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या मान लीजिए, ds। इस तरह का एक आप फिगर बना लीजिए। तो देखते हैं गाइस, माना एक बंद पृष्ठ जिस पर बिंदु O पर एक धनावेश जो है Q रखा गया। माना कोई एक बंद पृष्ठ O है जिस पर क्या है, धनावेश Q रखा गया है। अब जो O है उससे स्मॉल r दूरी पर एक अल्पांश जो है ds मानते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जो r दूरी पर बिंदु है, ठीक है, Q के कारण जो r दूरी पर बिंदु है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम के नियम से क्या होगी, तो वो होगी गाइस E बराबर 1/4πε0 Q/r²। क्या होगी गाइस, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। या फिर इसे 1 को काट सकते हैं तो E बराबर क्या होगी, Q/4πε0 r²। इसको हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला जो है E बराबर क्या होता है, E बराबर, इसको सेटलमेंट अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 1 कर दें और जो E है
जो भाग में होता है दूसरी तरफ कैंची का गुणा करें, यानी कि तो भाग में होता है तो गुणा में जाता है, गुणा में होता है तो किस में जाता है, भाग में जाता है। हमें क्या करना है, क्यू और एप्सिलॉन जीरो को इस साइड रखना है, बाकी किधर ले जाना है, ई की तरफ ले जाना है। ई इंटू 4 पाई बचा यहाँ पे और ये बचा आर स्क्वायर, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसको डाल देंगे हम जो समीकरण नंबर फर्स्ट। हमें याद रखना है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, पश्चांतर से हमने इसको कर लिया है। नेक्स्ट हमें समझना क्या पड़ेगा, जो 4 पाई आर स्क्वायर है वो क्या है, क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है गाइस, या वृत्त का वक्र पृष्ठ जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है गाइस 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल। समाकल संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को दर्शाता है, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, तो ई तो ई रहेगा यहाँ पे, लेकिन 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा ई इंटू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। क्या आ गया गाइस, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। चूंकि ई संपूर्ण पृष्ठ में समान है अतः यह कांस्टेंट की भांति समाकल के भीतर भी ले सकते हैं, अतः ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए। इसके बाद देखते हैं ई डॉट डी ए लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे साइन अगर दोनों एक समान है यानी कि उनके बीच का जो कोण होगा वो जीरो होगा, और जो cos जीरो होता है उसका मान क्या होता है गाइस, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम गाइस, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब हमें क्या याद रखना है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर जो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है उसका मान हम समीकरण 1 से रख देंगे। तो समीकरण 1 में क्या था, ये समीकरण 1 था, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है गाइस डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर बात करें यहाँ पे तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन से जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब क्या करेंगे, ई डॉट डी ए लिख सकते हैं, जो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब सीधी सी बात जो है हम फाई बराबर जो है फाई ई बराबर लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो है, और जो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर है वो है गाइज क्या, ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों के मान हम बराबर कर देंगे तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि फाई ई बराबर हमने पढ़ा था ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो उपरोक्त समीकरण को ही गॉस का नियम कहते हैं। तो ये था गाइज पार्ट 4। तो कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।